तो पिछली वीडियो के अंदर गाइस हमने कर लिया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप्स के बारे में हमने अच्छे से जान लिया था। कैरेक्टर, डबल, फ्लोट और इंटीजर के बारे में हमने अच्छे से प्रैक्टिस भी कर ली थी कि कौन कौन से डेटा को हम यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हम इनपुट और आउटपुट के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम देखने वाले हैं। और यहाँ पर मैंने एक चीज लिख रखी है, यहाँ पर वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 इज %C, %D C1 एंड C2। अब मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको 85 और 8 मतलब कि बड़ा U और 8 प्रिंट होना चाहिए। ये देखो बड़ा U और 8 प्रिंट हो गया है। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रही होगी। देखो अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है तो आपको ये पता होगा कि आज की वैल्यू के थ्रू 85 जो हमारा बड़ा U प्रिंट हुआ है और ये तो हमारा ऑटोमेटिकली कोड है ही, तो हम इसको एज अ कैरेक्टर प्रिंट कर सकते हैं। मतलब कि ये डबल कोट्स में तो एज अ कैरेक्टर ही काउंट होगा और C2 के अंदर एज अ कैरेक्टर सेव हो जाएगा। अब ये मैंने दो के दो वेरिएबल्स एक ही प्रिंटफ में प्रिंट करवा दिए। और कैसे मैंने इस %C का यूज किया है और कौन कौन से %D %F है और कौन कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इनको आपको किस तरीके से कहां कहां पे यूज करना है और कैसे इसके बाद आपको वेरिएबल सेटअप करना है कि इनकी वैल्यू घूम के इसके अंदर आ जाए, वो कैसे सेटअप करोगे, ये सभी हम इस वीडियो के अंदर पर्टिकुलरली ब्रीफली बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो से आपका जो प्रिंटफ फंक्शन है, स्कैनफ फंक्शन है, ये बहुत तगड़े तरीके से इंप्रूव हो जाएगा। क्योंकि जब बंदा स्टार्टिंग में पहली लैंग्वेज अगर इसको कर रहा है ना, तो वहां पर बहुत प्रॉब्लम होती है प्रिंटफ को सीखने में, स्कैनफ को सीखने में। मेनली बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि ये %C क्या है और ये कहाँ यूज करें हम, कैसे इनको ये लगा नहीं पाते कि कहाँ पे लगाया जाए %D %C वगैरह फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होते हैं, ये कहाँ लगाए जाए और कैसे इनको यूज किया जाए वेरिएबल के थ्रू या फिर सिंपल कांस्टेंट के थ्रू कैसे यूज किया जाए। बंदे बहुत कंफ्यूज होते हैं और इस वीडियो के अंदर मैं बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा कि ये कैसे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी फटाफट चलते हैं हम और अपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये हमारा इनपुट आउटपुट है। इस पूरी वीडियो के अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, और सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक फाइल बना लेता हूँ फटाफट। यहाँ पे मैं फटाफट वो लिख देता हूँ अपना जो अपना कोड होता है, #include और यहाँ पे stdio.h और उसके बाद में लिखता हूँ यहाँ पे इंट मेन, ब्रैकेट्स लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, रिटर्न 0 लिख के सेमीकोलन लगाएंगे। अब हमारा कोड यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब मैं फटाफट चलता हूँ और कुछ इनपुट आउटपुट के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रिंटफ देखो, प्रिंटफ क्या है? आउटपुट फंक्शन है जो कि सिंपली क्या करता है, एक स्टेटमेंट को प्रिंट करता है। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट को? देखो, दिस इज सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट, वट एवर वी राइट इन द ब्रैकेट्स विल बी डायरेक्टली प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। जो भी ब्रैकेट के अंदर हम डबल कोट्स में लगाएंगे वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे, टर्मिनल पे प्रिंट हो जाएगा। जो हमारा कंसोल है उसमें प्रिंट हो जाएगा। ये मैंने आपको बता रखा है। तो प्रिंटफ को कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो \n लगा रखा है ये हमारा एस्केप सीक्वेंस है। देखो \n जो कि न्यू लाइन कैरेक्टर है। ठीक है, ये न्यू लाइन कैरेक्टर है। अब इसको कैसे यूज करना है वो भी आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं स्कैनफ की। तो स्कैनफ हमारा कहाँ यूज होगा? जब हमें यूजर से इनपुट लेना हो रन टाइम में। ओके, अब वो कैसे करेंगे वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। देखो, स्कैनफ इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। और यहाँ पे आपको ना प्रिंटफ की तरह ये दिख रहा होगा। देखो डबल कोट्स है और उसके अंदर %D वगैरह लिखा है जैसे मैं प्रिंटफ में लिखता हूँ। यहाँ पर एक अलग सिंबल आपको दिख रहा होगा, एंड का सिंबल, जिसको एम्परसेंट भी बोलते हैं। तो ये जो एम्परसेंट का सिंबल है ये क्या करता है, ये जहां पर भी A रैम के अंदर स्टोर है ना, जो वैल्यू यूजर देता है वो ऑटोमेटिकली A के एड्रेस पे जाके सेव कर दी जाती है। ठीक है, तो ये एम्परसेंट का साइन A का एड्रेस बताता है। तो %D नोटिफाई दैट वैल्यू शुड बी ऑफ इंटीजर टाइप। %D का मतलब है जो भी वैल्यू आएगी यूजर के द्वारा वो एक इंटीजर होगी। अब कैसे इसको यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल में। और एस्केप सीक्वेंस यहाँ पर देख सकते हो, \T मतलब टैब लगाना, \B मतलब बैकस्पेस, N मतलब न्यू लाइन, R मतलब इंसर्ट कैरियज रिटर्न और उसके बाद यहाँ पर डबल कोट, सिंगल कोट, \, का यूज करना। तो आप इसे ऐसे यूज कर सकते हो। प्रैक्टिकली देखेंगे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब उसके बाद हम फटाफट से यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने वे देख लेते हैं। अब कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट आर वेरी सिमिलर टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये काफी सिमिलर है वेरिएबल्स के। मतलब जैसे वेरिएबल होते हैं ऐसे ही कांस्टेंट भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ये आती है कि आप इनकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे जो वैल्यू आपने सेट कर दी वो कर दी। अगर मैं यहाँ पे प्रिंटफ लिखूं, प्रिंटफ और यहाँ पे मैं लिखूं वैल्यू इज, यहाँ पे मैं %D लगाऊं, कोमा लिखता हूं और यहाँ पे अगर मैं लिखूं 76, तो ये जो 76 है ना ये एक कांस्टेंट लिख दिया मैंने। यहाँ पे मैं वेरिएबल नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कांस्टेंट लिख दिया। खैर ये मैंने जो कांस्टेंट लिखा है ये इंटीजर है। देखो साफ सीधी बात है, मैंने सिंगल लिखा, अगर मैं यहाँ पे डॉट लगा के 8 लगा दूं तो ये फ्लोट बन जाएगा या डबल बन जाएगा। देखो जब भी मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जा रहा हूँ तो हमारा VS कोड ऑटोमेटिकली दिखा रहा है कि ये किस टाइप का डेटा है। डेटा टाइप इसका बता रहा है डबल है। ओके, अब मैं यहाँ पर अगर मैं F लिख देता हूँ तो F मतलब ये फ्लोट बन जाएगा। यहाँ पे आप एक तरीके से इस लिटरल को यूज कर सकते हो। अगर आप F लिख दोगे किसी के पीछे तो वो ऑटोमेटिकली फ्लोट बन जाएगा। अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे और डेसिबल
वाला नंबर है तो वो ऑटोमेटिकली डबल बनेगा। क्या बनेगा? DOUBLE। अब मैं मान लो यहाँ पे मैं इसको हटा के यहाँ पे मैं इसको R लिख देता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये कैरेक्टर बन जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं इसको लेके जाता हूँ तो ये इंट दिखा रहा है 114, ठीक है, क्योंकि 114 पे R होता है, इसकी वैल्यू बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे C कर देता हूँ तो ये क्या अभी फिर से इंट दिखाएगा? हाँ, ये इंट ही दिखा रहा है 114 इसकी वैल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा जो R है वो R ही प्रिंट होगा। तो ये मैं एज अ कॉन्स्टेंट यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं वेरिएबल्स यूज नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं कॉन्स्टेंट यूज कर रहा हूँ। और अगर मेरे को यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करनी हो तो वो मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये कहाँ पे सेव हो रहा है रैम में वो मेरे को नहीं पता। लेकिन वेरिएबल जब हम बनाते हैं, जैसे कि मैं कोई भी वेरिएबल यहाँ पे बनाता हूँ इंट a इक्वल टू 66, तो मैंने जब ये बनाया तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे 66 स्टोर हुआ है ना उस जगह का नाम हमने a सेट कर दिया। और जब भी मैं a को यूज करूंगा तो मतलब कि मैं उस जगह को यूज कर रहा हूँ जहाँ पे रैम के अंदर 66 सेव है, उस जगह को मैं a के थ्रू यूज कर रहा हूँ, a के थ्रू, ठीक है। अब मैं अगर a की वैल्यू चेंज करूंगा तो वहां पे ऑटोमेटिकली उस जगह की वैल्यू चेंज हो जाएगी जहाँ पे भी 66 सेव है। ओके, देखो मैं इसको पेंट में आपको अच्छे तरीके से बताता हूँ एक बार। तो यहाँ पे मैंने एक व्हाइट बोर्ड लिया है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक बोर्ड बनाता हूँ, ठीक है, इसको आप एज अ रैम कंसिडर करो, ये एक रैम है। ओके, जैसे ही मैंने सिंपली यहाँ पे 66 लिखा था बिना वेरिएबल के, तो इसने क्या किया, 66 क्या है? एक इंटीजर है। क्या है? एक इंटीजर है। तो सिंपल सी बात है, इंटीजर हमारा 4 बाइट लेगा, 4 बाइट लेगा तो ऑटोमेटिकली रैम के अंदर 4 बाइट जितनी जगह, कहीं पर भी ऐसा नहीं है स्टार्टिंग में, रैम के अंदर जहां पे भी स्पेस फ्री होता है वहीं से रैम स्पेस को एलोकेट कर देती है, ठीक है, अपने प्रोग्राम को। तो यहाँ पे रैम ने हमको मान लो एक हमें स्पेस एलोकेट कर दिया 4 बाइट का, 4 बाइट का। ओके, ये वाला स्पेस जो मैंने बॉक्स बनाया और इसके अंदर वो 66 आ गया है। अब मैं इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये रैम में कहाँ स्टोर है मेरे को इसका एड्रेस नहीं पता, क्योंकि रैम के अंदर बहुत सारे सेक्टर होते हैं ना, ऐसे सेक्टर डिवाइड होते हैं बहुत सारे, तो उसके अंदर वैल्यू स्टोर होती है बिट्स में, तो वो हमें एड्रेस उसका नहीं पता है, तो मैं इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। वहीं पर अगर मैं वेरिएबल्स बनाता हूं, मान लो मैंने एक वेर बनाया इंट का, जैसे बनाते हैं जो भी किसी भी तरीके से हम इंट a बनाया। अब ये जो वेरिएबल है ना, ये हर लैंग्वेज में, जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हो, हर लैंग्वेज में वेरिएबल्स बनाने का तरीका अलग होता है, ठीक है। लेकिन जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं ना आपको, ये वाला जो रैम का और वेरिएबल्स का और वैल्यूज का जो कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये सब में सेम रहेगा। जब भी आप वेरिएबल बनाते हो किसी भी नाम से बना लो, मान लो मैं ये नाम का बनाता हूँ और इसके अंदर मैंने 66 रख दिया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे a की वैल्यू में 67 रख देता हूँ अभी, ठीक है, 67। और ये क्या करेगा, एक 67 है और ये क्या है, एक इंटीजर है, इंटीजर है ना ये, तो इंटीजर है तो जो जब भी हम वेरिएबल बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली एक इंटीजर कितनी जगह लेता है, 4 बाइट, तो 4 बाइट की जगह फिर से एलोकेट कर दी जाएगी। लेकिन अब जो 4 बाइट की जगह एलोकेट करी गई है ना, उस जगह का एक नाम रख दिया जाएगा जो कि नाम होगा जिस नाम से हमने वेरिएबल बनाया है, a। ओके, ये आप एज्यूम कर सकते हो। तो इस जगह का नाम a रखा गया। अब a इक्वल टू हमने रख दिया 67 कि भाई a के अंदर 67 चला जाए, जो a नाम की जगह है उसके अंदर क्या आ जाए, 67। अब हम इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमें इस जगह का नाम पता है, हमने एक वेरिएबल बनाया था और वेरिएबल की जब हम बाद में वैल्यू 68 कर देंगे तो ये बाद में 68 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि इसके अंदर वैल्यू थी वो चेंज हो जाएगी। ऐसे हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं वेरिएबल्स के थ्रू। और यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते आप, ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर पाओगे। ओके, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं एज अ कैरेक्टर यूज करता हूँ सिंगल कोट्स का लगा के, सिंगल कोट अगर मैं लगाता हूँ ये एज अ कैरेक्टर यूज होता है और कैरेक्टर 1 बाइट लेता है आपकी कैरेक्टर। तो रैम के अंदर 1 बाइट जितनी जगह मिल जाती है आपको, सेम सिचुएशन यहाँ पर भी लागू होगी। रैम के अंदर आपका ए स्टोर हो जाएगा कहीं पे, जहाँ पे भी आपका स्टोर होना होगा, जो भी आपकी रैम होगी, जो लोकेशन इसको 1 बाइट की मिल जाएगी। अब अगर मैं इसका नाम नहीं रखता हूं तो मैं इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता और ये पड़ा ही रहेगा यहाँ पर, है ना। तो अगर मैं वेरिएबल रखूं यहाँ पर एक मैं सी नाम का वेरिएबल बनाऊं जिसके अंदर मैं ए को रख दूं, तो अब जो स्पेस एलोकेट किया जाएगा सी को, उस स्पेस का नाम रख दिया जाएगा सी और उसके अंदर जो भी मैं स्टोर करवाना चाहूँ वो मैं स्टोर करवा सकता हूँ। और अगर मैं सी की वैल्यू को चेंज करता हूँ एफ के अंदर तो ये ऑटोमेटिकली एफ बन जाएगा। ओके, तो ऐसे काम करता हमारा फ्लोट भी, डबल भी, इंट भी, सब कुछ ऐसे ही काम करता हमारा। ये सारा फंक्शन जो होता है ना, ये रैम का और इसका ये बेसिक मैंने आपको बता दिया है। अब एक और कॉन्स्टेंट होता है जिसको कहते हैं हम स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट या फिर स्ट्रिंग लिटरल। देखो इसके अंदर मैंने बात कर रखी है स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट एक ही चीज है। देखो जो कॉन्स्टेंट वर्ड और लिटरल वर्ड है ये दोनों एक ही चीज है, मतलब कि आप कॉन्स्टेंट को लिटरल बोल सकते हो, लिटरल को कॉन्स्टेंट बोल सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम है। तो देखो जब भी स्ट्रिंग लिटरल की बात की जाए तो स्ट्रिंग लिटरल क्या है,
जब भी डबल कोट्स के अंदर कुछ भी कैरेक्टर्स लिखे गए हो ना, वो स्ट्रिंग लिटरल है। स्ट्रिंग किसको बोलते हैं? डबल कोट्स के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर हैं, उनको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। और स्ट्रिंग कांस्टेंट मतलब कि हमने फिक्स कैरेक्टर रख दिए हैं, एक ये स्ट्रिंग बनाई उसके अंदर फिक्स कैरेक्टर हमने रख दिए हैं, ठीक है। एनीथिंग इन डबल कोट्स, इन डबल कोट्स के अंदर कुछ भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसके फंक्शन आपको रैम के अंदर बता देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। देखो मैं एक काम करता हूँ, एक नया बोर्ड बनाता हूँ यहाँ पर। हाँ, ये बोर्ड मैंने बना लिया है। और इसके अंदर देखो ये मान लो रैम है, मान लो आपने क्रोम चला रखा तो इतना स्पेस तो क्रोम ने ले लिया, और अगर आपने कोई गेम वगैरह चला रखा है तो उतना स्पेस गेम ने ले लिया। जहाँ जहाँ पे रैम का स्पेस बिजी है वो हम स्पेस को एलोकेट नहीं कर सकते हैं। मान लो अब हमने कहीं पर भी हेलो लिख दिया, ठीक है, हेलो हमने कहीं पर लिख दिया, तो हेलो क्या करेगा? सबसे पहले कितने कैरेक्टर इसके अंदर? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कैरेक्टर है। तो 5 बाइट की जगह, क्योंकि एक कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, तो 5 बाइट की जगह हमको एलोकेट कर दी जाएगी, ठीक है। और वो अगर इसका इस जगह का नाम हमने सेट कर रखा होगा तो हम इसको यूज कर सकते हैं, वरना हम इसको यूज नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, ओके। और तो यहाँ पे हमारा एच आ जाएगा, यहाँ पे ई, यहाँ पे एल, यहाँ पे एल, यहाँ पे ओ, ये हमारा स्ट्रिंग बन गई है, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट। ऐसे हमारी स्पेस एलोकेट होता है स्ट्रिंग के अंदर। अब हम ये चीज़ ना जो हमने यहाँ पर करी है, ये चीज़ हम कैरेक्टर से भी करवा सकते हैं। हम क्या करेंगे? C1 C2 C3 C4 C5 नाम से हम वेरिएबल्स बनाएंगे, कैरेक्टर वेरिएबल्स। और इन सब के अंदर हम क्या करेंगे? ये कैरेक्टर्स लगा देंगे, देखो ऐसे। अब मैं इस कैरेक्टर को डायरेक्ट, अब मैं इन सभी को डायरेक्ट अगर प्रिंट करवाऊंगा तो मैं डायरेक्टली इनको हेलो को प्रिंट करवा सकता हूँ, इजीली करवा सकता हूँ बहुत। और एक चीज़ और मैंने आपको बतानी थी कि ये जब हमने किया है, अब हमने हर एक कैरेक्टर का एक वेरिएबल सेट कर दिया है। यहाँ पे देखो हर एक कैरेक्टर का है ना, हर एक कैरेक्टर का एक हमने वेरिएबल सेट कर दिया है। और अब हम चाहें जोन से भी कैरेक्टर को, उस कैरेक्टर की वैल्यू को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, इजीली चेंज कर सकते हैं ना। लेकिन जब स्ट्रिंग की बात की जाती है ना, तो एक पूरी स्ट्रिंग की बात की जाती है। आप स्ट्रिंग ऐसे नहीं लिख सकते, इस तरीके से आप स्ट्रिंग नहीं बना सकते। ये तो आपने अलग अलग कैरेक्टर बना दिए और उनको डायरेक्ट प्रिंट करा दिया लगातार, तो आपकी एज ए स्ट्रिंग वो लगेगी पर वो स्ट्रिंग नहीं होगी, ठीक है। स्ट्रिंग एक तरीके से आप स्ट्रिंग का एक अलग वेरिएबल बना सकते हो, जिसके अंदर पूरी की पूरी स्ट्रिंग से वो हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप ये कर सकते हो। अभी के लिए कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने थे, वे मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पे मैंने कांस्टेंट आपको बता दिया, कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट आपको कैसे यूज़ करना है वो बता दिया है। अब बात करने वाले हम प्रिंटएफ के बारे में, जो कि एक बहुत तगड़ी और मेन चीज़ होने वाली है। मैं फटाफट से एक बोर्ड और बना लेता हूँ और यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ प्रिंटएफ और स्कैनएफ, ठीक है। स्कैनएफ और प्रिंटएफ के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक मैं बेसिक चीज़ आपको बताने वाला हूँ अब यहाँ पर। जो हमारा प्रिंटएफ और स्कैनएफ है, यहाँ पे मैं अगर चलूँ तो यहाँ पे देखो जो हमारा प्रिंटएफ है और स्कैनएफ है, इनके अंदर ना कुछ चीज़ सेम है। जैसे प्रिंटएफ फंक्शन लिखने के बाद हम डबल कोट्स लगाते हैं, ऐसे स्कैनएफ फंक्शन लिखने के बाद भी हम डबल कोट्स लगाते हैं। डबल कोट्स के बाद एक कोमा लगाया जाता है जब भी हमें वेरिएबल्स यूज़ करने हो, तो देखो ये लगा रखा। और हम अपने कोड में भी लगाते हैं, मैं आपको कोड दिखा सकता हूँ यहाँ पर। देखो ये जो कोमा हमने लगा रखा है, ये स्ट्रिंग के बाद डबल कोट्स के बाद लगा रखा है, हम जब वेरिएबल्स यूज़ करते हैं तो, ओके। तो अभी हम अपने व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कहाँ पे परसेंटेज डी आपको कहाँ पे यूज करना है, ठीक है। और परसेंटेज सी आपको कहाँ पे यूज करना है, और परसेंटेज एफ आपको कहाँ पे यूज करना है। कहाँ पे मतलब कि पूरी की पूरी वो स्ट्रिंग हम लिखते हैं जो डबल कोट्स के अंदर, प्रिंट एफ के अंदर, वो किस तरीके से डिजाइन की जाती है, कहाँ कहाँ पे परसेंटेज, इनको ना जो भी परसेंटेज डी, परसेंटेज सी, परसेंटेज एफ, जितने भी ये होते हैं हमारे, इन सभी को हम कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, ओके। फॉर्मेट स्पेसिफायर मतलब हम डेटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफाई कर देते हैं। यहाँ पर परसेंटेज डी का मतलब है कि यहाँ पर आएगा हमारा इंटीजर, और इंटीजर ही आएगा, उसकी जगह कुछ और नहीं आ सकता। सी का मतलब यहाँ पर आने वाला हमारा कैरेक्टर, और परसेंटेज एफ का मतलब यहाँ पर आने वाला है हमारा फ्लोट, ठीक है। हम फॉर्मेट को स्पेसिफाई कर देते हैं, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब मान लो कोई स्ट्रिंग है यहाँ पर, वो बाद में लेंगे। एक स्ट्रिंग को आप एक दीवार मान के चलो, ये क्या है? एक दीवार है, ठीक है, वॉल, जिसको हम दीवार कहते हैं। मान लो एक ये दीवार है, यहाँ पर बीच बीच में ना आपने छेद बनवा दिए, होल्स करवा दिए दीवार के अंदर। एक होल आपने करवाया यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन का, किसका? एग्जॉस्ट फैन का, ओके। और उसके बाद आपने एक बड़ा होल करवा दिया जो कि विंडो का है, किसका है? विंडो, जहां पर आप खिड़की बनवाओगे ना, ये आपने विंडो के लिए होल करवा दिया। उसके बाद आपने एक होल करवाया रेक्टेंगल, ठीक है, किसका? एक रेक्टेंगल होल करवाया। और उसके बाद आपने इसका जो रेक्टेंगल होल करवाया है, ये आपने होल मतलब यहाँ पे अपनी जगह छुड़वाई है, ये आपने एसी के लिए छुड़वा दी, ठीक है, एयर कंडीशनर के लिए। और एक और आपने होल करवा दिया, यहाँ पर आपने होल करवा दिया कूलर का, मान के चलो कूलर का, ठीक है, कूलर का। तो आप इसकी ना सीक्वेंस देखो, पहले एग्जॉस्ट फैन का है, फिर विंडो है, फिर एसी है, फिर कूलर है। तो क्या है? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। आप इनका ना एक सीरीज में मान के चलो, पहले एग्जॉस्ट फैन आएगा, फिर विंडो आएगी, फिर एसी आएगा, फिर कूलर आएगा।
अब एक बंदा है रोहित नाम का, ओके, हम सामान लेके आए हैं, जैसे जैसे हम इसको सामान देते रहेंगे ये वो सामान इसके अंदर लगाता रहेगा। वो कैसे? जो चीज हम इसको पहले देंगे वो ये पहले वाले डब्बे में घुसा देगा। अगर मैंने इसको पहले विंडो दे दी, खिड़की दे दी अगर मैंने इसको पहले, तो ये विंडो को एग्जॉस्ट फैन वाले डब्बे में घुसा देगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर मैंने बाद में इसको एसी दे दिया तो ये एसी को विंडो वाले सेक्शन में घुसा देगा, पर इसका सेक्शन तो हमने अलग बना रखा है ना, ठीक है, पर इसको नहीं मालूम कि किसमें क्या है। बस ये क्या करेगा, जो पहले दोगे वो पहले वाले में डालेगा, जो दूसरे नंबर पे दोगे वो दूसरे पे डालेगा, जो तीसरे पे दोगे वो तीसरे वाले डब्बे में डालेगा, और जो चौथे पे दोगे वो चौथे वाले डब्बे में डालेगा। तो आपको सही तरीके से इस रोहित को देना है ये जो चीजें आपको लगवानी है इस दीवार के अंदर। जैसे कि अगर आप पहले एग्जॉस्ट फैन आप दोगे, पहले एग्जॉस्ट फैन दो, फिर विंडो दो, फिर एसी दो, फिर कूलर दो, ये ऑटोमेटिकली पहले वाली चीज को उठाएगा और पहले वाले के अंदर फिट कर देगा, जो कि हमने स्पेशल एग्जॉस्ट फैन के लिए जगह बनाई थी। तो एग्जॉस्ट फैन उसके अंदर परफेक्टली फिट हो गया है और लग चुका है। अब इसने विंडो ली और विंडो सेकंड वाले में डाल दी, जो कि परफेक्टली फिट होगी क्योंकि सेकंड वाली जगह विंडो के लिए थी। और थर्ड वाली ली तो थर्ड वाली एसी के अंदर चली गई, और कूलर लिया तो कूलर चौथे के अंदर चला गया। तो यही सिस्टम हमारा प्रिंटएफ का है, यही सिस्टम प्रिंटएफ का है। अब वो कैसे है देखो, हम इसके अंदर हम वॉल ले रहे थे, है ना, और इसको हम कह रहे थे अपने जो हमने होल्स करवाए हैं अकॉर्डिंग टू जो जो हमने चीज लगानी है ना। अब वॉल जो है हमारी वो प्रिंटएफ के अंदर काम करेगी एज ए स्ट्रिंग, वॉल इक्वल टू स्ट्रिंग, ओके। अब जो हमारे होल्स थे हमारे, ये जो कि भाई ये विंडो का होल है, ये एसी का होल है, ये कूलर का होल है, ये हमारा काम करेगा एज अ डेटा टाइप की एग्जॉस्ट फैन यहाँ पे आएगा। तो एक तरीके से डेटा टाइप का काम कर रहा है, विंडो का होल है, एसी का होल है, कूलर का होल है, मतलब कि एक इंटीजर की जगह छोड़ दी, फ्लोट की छोड़ दी, डबल की छोड़ दी, कैरेक्टर की छोड़ दी, एज अ होल का काम करेगा। और इन होल्स को हम कहते हैं प्लेस होल्डर्स, प्लेस होल्डर्स, ठीक है, प्लेस होल्डर्स, ओके। प्लेस होल्डर का मतलब होता है कि हम यहाँ पे एक जगह खाली छोड़ रहे हैं जहां पे कुछ प्लेस होगा, जहां पे कुछ रखा जाएगा, ओके। और वो रखते क्या हम जगह खाली छोड़ते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करके। अब हम जहां पे हमने एक जगह छोड़ दी, ठीक है, हमने एक प्लेस होल्डर बना दिया। अब वो प्लेस होल्डर किस चीज का है, वो एग्जॉस्ट फैन का है। तो हम यहाँ पे भी जब हम लिखते हैं %d, इसका मतलब यहाँ पे हमने एक खाली जगह छोड़ दी जहाँ पे क्या आएगा, d से पता लगेगा, d मतलब यहाँ पे एक इंटीजर आएगा, परसेंटेज मतलब यहाँ पे हमने खाली जगह छोड़ी है, प्लेस होल्डर क्रिएट करा है, ओके। तो ये हमारा प्रिंटएफ ऐसे काम करेगा। अब देखो मान लो स्ट्रिंग है हमारी वैल्यू, मैं बार बार वैल्यू वैल्यू लिख रहा हूँ, और पहले मैंने लिख दिया यहाँ पे %d, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा कैर कुछ भी लिख सकते हो, उसके बाद मैं लिख दिया %c। उसके बाद मैं लिखता हूँ, ध्यान रखना देखो ये अलग है, ये मैं वैसे ही एक बॉक्स बना देता हूँ जहां जहां पर %d परसेंटेज हो रखा है, ताकि आपको पता चलता रहे। देखो ये हम जगह खाली छोड़ रहे हैं, ये हमारी वॉल है, वॉल के अंदर ईंटें लगी होती है, ईंटें मतलब हम कुछ भी इसके अंदर लगाओ, स्ट्रिंग के अंदर तो कुछ भी कैरेक्टर लिखो, लेकिन जहां पे आपको वैल्यू रखनी है अकॉर्डिंगली वहां पे आप प्लेस होल्डर लगा सकते हो ऐसे। अब मैंने यहाँ पे कुछ भी फिर से लिख देता हूँ, मान लो बी लिख दिया मैंने यहाँ पर, और इसके बाद मैंने फिर से लगा दिया परसेंटेज, कुछ भी लिख दो, f लिख दिया मैंने, ओके। यहाँ पे एक और जगह हमने खाली छोड़ दी %f के लिए। अब हमारा स्ट्रिंग जो है यहाँ पे बंद हो गई है, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा प्रिंटएफ था और यहाँ पे हमारा ब्रैकेट स्टार्ट था, उसके बाद हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट थी। उसके बाद हमने जहां जहां पे %d %f लिखना था वहां पे लिख दो और अपने डबल कोट्स को बंद कर दो। देखो अब हमारा ये वॉल तैयार हो चुकी है। अब हमने इसके अंदर छेद कर दिए हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। पहला छेद इंटीजर के लिए है, दूसरा छेद कैरेक्टर के लिए, और तीसरा छेद हमारा फ्लोट के लिए है। अब हम जो प्रिंटएफ को, जो हमारा ये रोहित था, हमारा ये रोहित बंदा था, अब हम जो रोहित को पहले देते थे वो पहले वाले प्लेस होल्डर में डाल देता था, जो दूसरे नंबर पे देते थे वो दूसरे वाले में डाल देता था। अगर हम उसको सही देंगे तो वो सही डाल देगा ना। अगर हमने पहले विंडो दे दी तो वो पहले वाले में ही डाल देगा विंडो को, उसको मतलब नहीं है किसी चीज से, वो डालने का काम करेगा बस, ओके। तो यहाँ पर हमको अब ध्यान देना है, यहाँ पर हम डबल कोट्स के बाद लगाएंगे एक कोमा, ठीक है। कोमा लगाने के बाद अब जो हम पहला वेरिएबल देंगे, मान लो हमने यहाँ पे दिया a, वो ऑटोमेटिकली पहले वाले प्लेस होल्डर के अंदर जाएगा। अगर ये वेरिएबल इंटीजर का है तो ये परफेक्टली यहाँ पे फिट हो गया है ना, क्योंकि हमने बता रखा है कि ये जो जगह हमने बनाई है ये इंटीजर के लिए बनाई है। तो ये अगर इंटीजर वेरिएबल है तो ये परफेक्टली यहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद हम फिर जितने वेरिएबल होंगे उतने हम कोमा लगाते जाएंगे और वेरिएबल देते जाएंगे। फिर बाद में मान लो मैंने f दे दिया
और ये फ्लोट का वेरिएबल है, तो इसको नहीं, मतलब ये जो दूसरे नंबर पे वेरिएबल आया है ये दूसरे नंबर वाले इसके अंदर, किसके अंदर, प्लेस होल्डर के अंदर चला जाएगा। देखो हमने यहाँ पे परसेंटेज सी लिख रखा है, इसका मतलब हमने जगह तो छोड़ी थी कैरेक्टर की, लेकिन दूसरे नंबर पे वेरिएबल दे दिया फ्लोट का, तो वहां पे आपका एरर क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वही वेरिएबल देना होगा जो हमको देना चाहिए, मतलब कि हमें कैरेक्टर वेरिएबल ही यहाँ पर देना होगा। अब है बाद में एफ की जगह छोड़ी तो हम एक और एफ लेंगे, ये ऑटोमेटिकली इसमें जाएगा। ये अब ध्यान रखना, जो पहले हम वेरिएबल देंगे वो पहले वाले प्लेस होल्डर में जाएगा, जो दूसरा हम देंगे वो दूसरे वाले में जाएगा, जो तीसरा हम देंगे वो तीसरे वाले में जाएगा। ऑटोमेटिकली ये काम होगा, और उसके बाद जब हमारा काम हो गया हम प्रिंट एफ के ब्रैकेट को बंद कर देंगे। यहाँ पर ये हमारा काम डन हो चुका है। अब देखो मैं इसको आपको डायरेक्ट कोड के अंदर करवा के दिखाता हूँ। देखो ठीक है, इन दोनों लाइनों को मैं करता हूँ यहाँ पे कमेंट आउट, और उसके बाद मैं एक नई लाइन बनाता हूँ। यहाँ पे मैं एक इंटीजर रखता हूँ a इक्वल टू, मैंने रख दिया 67 कोमा, और b इक्वल टू 78। ठीक है, और मैंने ये सब चीज़ ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, एक इंटीजर बनाऊंगा c इक्वल टू a प्लस b, ये मैंने यहाँ पर बना दिया। अब मैं प्रिंट एफ करवाऊंगा, देखो कैसे। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर, ध्यान से देखो, परसेंटेज d प्लस स्पेस प्लस परसेंटेज d इक्वल टू परसेंटेज c। अब देखो मैंने यहाँ की सॉरी सी नहीं डी लिखना है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे देखो मेनली आप फोकस करो, पहले परसेंटेज डी, फिर परसेंटेज डी, फिर परसेंटेज सी, तो ये आ गया 1 नंबर पे, ये आ गया 2 नंबर पे, आ गया 3 नंबर पे ऑटोमेटिकली। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा कोमा, तो जो मैं पहले वेरिएबल लिखूंगा वो ऑटोमेटिकली पहले वाले में जाएगा, जो दूसरे पे लिखूंगा वो ऑटोमेटिकली दूसरे पे जाएगा, जो तीसरे नंबर पे लिखूंगा वो ऑटोमेटिकली तीसरे में जाएगा। पहले मैं लिखता हूँ ए, फिर मैं लिखता हूँ बी, फिर मैं लिखता हूँ सी, तो ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे होल्स बने हैं दीवार के अंदर, जो पहले वाला वेरिएबल है वो पहले वाले होल्स में चला जाएगा, दूसरे वाला जो दूसरे वाले में, तीसरे वाला है वो तीसरे वाले में। जितने होल्स आप बनाओगे उतने वेरिएबल्स आपको देने पड़ेंगे। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाएंगे और प्रोग्राम को रन कर देंगे, तो देखना कितना अच्छे तरीके से हमारा रिजल्ट आता है। देखो 67 प्लस 78 इक्वल टू 145, मतलब कि ए की वैल्यू हमारी 67 थी तो यहाँ पे 67 लिखा गया, बी की वैल्यू हमारी 78 थी तो यहाँ पे 78 लिखा गया, और सी की वैल्यू थी हमारा इन दोनों का प्लस करके, और यहाँ पे सी लिखा गया। कितने अच्छे तरीके से अब हमारा ये प्रिंट हो गया है। तो ये हमने प्रिंट करके आपको दिखा दिया। अब मैं स्कैनएफ की बात कर लेता हूँ। स्कैनएफ के अंदर जो स्ट्रिंग है वो सेम टू सेम इसी तरीके से चलेंगी। आप वोल का और होल का एग्जाम्पल यहाँ पे जो मैंने प्रिंट एफ के अंदर बताया वही यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब मैं स्कैनएफ के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो अब मैंने जो ये ए और बी की वैल्यू यहाँ पे ली थी, अब मैं ए और बी की वैल्यू खुद से दूंगा प्रोग्राम में। जब मैं चलाऊंगा प्रोग्राम को तब मैं यहाँ पर दूंगा उसकी वैल्यू को, उसको कहते हैं हम इनपुट लेना। और वो कैसे लेंगे, देखो यहाँ पर पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्कैनएफ, किस टाइप की वैल्यू हमको चाहिए, हमको इंटीजर वैल्यू चाहिए ना, तो परसेंटेज डी यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जाएंगे और जो वैल्यू हमने ली है वो कहाँ पर हमको स्टोर करवानी है। ठीक है, तो मतलब हमको वो ए के अंदर स्टोर करवानी है, ए नाम के वेरिएबल के अंदर वो डलवानी है। अभी इसके अंदर गार्बेज वैल्यू है। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या है, खाली है, खाली मान के चलो। वैसे तो गार्बेज वैल्यू होती है, मतलब कि कोई भी रैंडम वैल्यू होती है, पर आप खाली मान के चलो। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए के अंदर चला जाएगी जो भी हम वैल्यू इनपुट करेंगे, जो भी हम वैल्यू इनपुट करेंगे वो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक प्रिंट एफ लगा देता हूँ, प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर रख दिया है। अब यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे। अब देखना पहले ये प्रिंट होगा, फिर ये स्कैनएफ के लिए कर्सर चमकेगा टप 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 कि भाई यहाँ पे कोई वैल्यू भरो। ठीक है, फिर वो वैल्यू ए के अंदर जाएगी, लेकिन ये वैल्यू ए के अंदर नहीं जाएगी। ए के अंदर वैल्यू डालने के लिए आपको यहाँ पर एम्परसेंट का साइन लगाना पड़ेगा, वरना आपका एरर आ जाएगा। सेम सिचुएशन हम क्रिएट करने वाले हैं बी के लिए। ओके, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, और यहाँ पे मैं बी के लिए प्रिंट करवा देता हूँ बी। यहाँ पर मैं बी के लिए सेम करूँगा, यहाँ पे भी मैं बी लिख देता हूँ और सेव करते हैं। अब इसको मैं रन करवाता हूँ और आपको आंसर दिखाता हूँ। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे एक गलती हो गई, मेरे को सी को ना नीचे लगाना पड़ेगा, क्योंकि सी हम जब बनाएंगे ना जब हमारे पास ए और बी की वैल्यू होगी, है कि नहीं। सी को हम जब भी तो प्लस करेंगे जब हमारे पास ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, तब हम सी के अंदर दोनों की वैल्यू प्लस करके डाल देंगे। अगर मैं इसको ऊपर रखता तो ये सी के अंदर गार्बेज वैल्यू प्लस हो जाती, जो कि हम नहीं चाहते हैं। पहले हम ए के अंदर वैल्यू सेट करेंगे यहाँ से, फिर हम बी के अंदर वैल्यू सेट करेंगे, फिर हम सी की वैल्यू निकालेंगे ना। जब तक ए के अंदर बी के अंदर वैल्यू ही नहीं होगी तो हम सी को निकाल ही नहीं सकते, तो हम इस स्टेटमेंट को इनके नीचे रखेंगे। अब मैं इसको रन करता हूँ दोबारा से, एक सेकंड, ये रन है, कंट्रोल सी दबा के इसको आउट करते हैं और दोबारा से इसको रन करते हैं। तो देखो यहाँ पे ना
देखो प्रोग्राम हमारा वेट में है, एंटर वैल्यू ऑफ ए, अब ये वेट में, अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वैल्यूज, मान लो मैं वैल्यू लिखता हूँ 99 और मैं एंटर दबाता हूँ, तो अब देखो एंटर जैसे ही मैंने दबाया इसने मांगा एंटर वैल्यू ऑफ बी, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 78 और अब मैं एंटर दबाता हूँ तो देखो 99 प्लस 78 इक्वल टू 177। तो ऐसे आपका स्कैनएफ काम करेगा, ठीक है। अब ये 2 लाइन ऑफ का कोड मैं सिर्फ सिंगल 2 लाइन में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, कैसे, सिंपली मैं यहाँ पर एक सेकेंड, मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ओके। यहाँ पर मैं ये लिखूंगा और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको डबल कोट्स में लिख दूंगा, सेमीकोलन लगाऊँ। अब मैं स्कैनएफ लूँगा, स्कैनएफ के अंदर मैं इसके अंदर 2 बार %d लिखूंगा, स्पेस %d और %d। अब मैं यहाँ पे कोमा लगाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा पहले वेरिएबल का नाम फिर दूसरे वेरिएबल का नाम, 2 वैल्यू हम एक साथ इनपुट ले सकते हैं, दोनों के सामने एम्परसेंट लगाएंगे तो मतलब जो पहली वैल्यू देंगे हम, जो पहली वैल्यू जो पहला इंटीजर देंगे वो पहले वाले में जाएगा, जो दूसरा इंटीजर देंगे वो दूसरे वाले में जाएगा, ऑटोमेटिकली जाएगा। ये आपको कुछ करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। देखो ये 4 लाइन का कोड हमने 2 लाइन में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये कैसे, अब देखो मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पर F6 दबा के, तो देखो यहाँ पे आ रखा है एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो आप यहाँ पे एंटर का भी यूज कर सकते हो, स्पेस का भी यूज कर सकते हो। देखो अगर मैं लिखूँ 45 स्पेस 78, तो स्पेस देखो स्पेस इंटीजर में काउंट नहीं होता है, तो ऑटोमेटिकली ये पता लगा लेगा पहले वाला इंटीजर ये है दूसरा ये है, एंटर करोगे ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को लाइक जरूर करो। अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि आप फटाफट आप कैरेक्टर का भी यूज करके देखो स्कैनएफ के अंदर इनपुट लो और मेरे को कमेंट में जरूर कोड बताना, जो आपके पास अगर कोई एरर आ रहा हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। तो गाइस मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा देखो और अच्छे से क्लियर करो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पुट आउट कर सकते हो, आने वाली वीडियोस के अंदर मैं उसका सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।